नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य खबर से। जमुआ प्रखंड में बने विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण शनिवार को गिरिडीह के डीसी राहुल सिन्हा और एसपी सुरेंद्र झा ने किया। इस दौरान जहां कहीं भी कमियां देखी गई उसे दुरुस्त कर लेने का निर्णय संबंधित लोगों को दिया गया। गिरिडीह के डीसी राहुल कुमार सिन्हा और एसपी सुरेंद्र कुमार झा शनिवार को जमुआ प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में बने क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लेने के लिए निकले। मौके पर प्रशिक्षु आईपीएस मोहम्मद रियाज, जमुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार कर्मकार, जमुआ अंचल निरीक्षक विनय कुमार राम, जमुआ थाना प्रभारी संतोष कुमार आदि मौजूद रहे। अधिकारियों का काफिला सबसे पहले जमुआ प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय चरघरा पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद डीसी और एसपी ने कॉल सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों से बातचीत की, साथ ही उनके रहने खाने व अन्य समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। इस बाबत डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने स्थानीय मुखिया प्रमोद कुमार वर्मा को कॉल सेंटर में रह रहे तमाम प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन व अन्य जरूरत के सामान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। और ये लोग इसी गाँव के हैं, इसमें किसी कुछ लक्षण भी है? कहाँ से लोग आए हुए हैं? सूरत से आया हुआ है। अच्छा, तो भागता तो यहाँ से नहीं है? भागेगा नहीं यहाँ से, पूरा नजर रखना है पूरा जाम दबाव को लगाइए। नहीं मेंबर लोग भी लगे, सब को लगे, ये जबरदस्ती से नहीं होगा, सही लोग भी आए और ग्रामीण खुद से ही सबको इधर आने के लिए। और यहाँ पे ना जो एक सीनियर लोग होगा ना, उनका भी बना दीजिएगा ताकि पूरा देख ले जो खुद आदमी होंगे तो अच्छा समझदार करके। हाँ, इसमें भी है समझदार लोग, वो कंट्रोल करेगा यहाँ के लोगों को। नहीं ऐसे भी लोग, क्योंकि गाँव में भी जो है ना सर, गाँव पूरा एक्टिव हो चुका है, इसलिए लोग जाते ही नहीं है। अपना फैमिली को लोग ऐसे कहीं घुसने ही नहीं देते। यहाँ की व्यवस्था देखने के बाद डीसीएसपी पंचायत सचिवालय और उत्क्रमित विद्यालय जरीडीह पहुंचे। यहाँ सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में लगभग 100 के करीब लोग रह रहे हैं। यहाँ के मजदूरों से जब डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बातचीत की तो मजदूरों ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी मजदूर शौक से अपने परिवार को छोड़कर, घर को छोड़कर बाहर रोजगार की तलाश के लिए नहीं जाता है, तो फिर वे लोग भी यहीं पर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहेंगे। वृद्ध आदमी भी है, कोई लक्षण नहीं ना है बीमारी। क्या काम करते हैं? कपड़ा मार्केट में। तो वापस जाना है कि नहीं? पूरा इधर यदि रोजगार मिलता है तो कोई शौक से तो जाना नहीं चाहते थे, मजबूरी से हम लोग जाते हैं वहाँ पे घर परिवार छोड़ के। कितना कमाते हैं वहाँ पे? तो घर परिवार तो लेकर गए। हाँ, घर परिवार तो लेकर गए ना। घर परिवार लेके कितना कमा लेते हैं महीना में वहाँ पे? महीने का कोई 20,000 25,000 अच्छा, एकदम सब पकड़ के चलिए। घर किराए पे है आप लोग? तो कब मिलता है किराया? हाँ, सिंगल रूम यदि 10 बाय 10 का लेने जाता हो तो लगभग 4,000 रुपये किराया। ठीक है, यहाँ पे आपका अपना घर है? यहाँ पे तो अपना घर है, वहाँ पे आप किराया क्या बच्चा है? हाँ, क्या खाना है? कैसे बोलते खाना आता है वहाँ पे? क्या जा रहा है? तो इसी गाँव के हैं लोग, बाकी गाँव के नहीं, नासी गाँव के ना। यहाँ के बाद अधिकारियों की टीम उत्क्रमित मध्य विद्यालय रांगामाटी पहुंची। इस विद्यालय में लगभग 35 लोग रह रहे हैं जो दिल्ली, मुंबई, सूरत व अन्य इलाकों से लौटकर यहाँ पर आए हैं।
यहाँ कई तरह की समस्याएं देखने को मिली, जिस पर उपायुक्त ने स्थानीय मुखिया को निर्देशित किया। साबुन ठीक है ना, साबुन भी रहे अपने ग्रामीण साबुन। कितना दिन हो गया यहाँ पर आए? 10 दिन हो गया यहाँ आए में। कोई तकलीफ, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह? कोई लक्षण नहीं ना है? 10 दिन में सब ठीक रहा है ना, लक्षण नहीं ना है किसी को? खाना आता है वहाँ पे सब जा रहा है। तुलसी गाँव के हैं लोग, बाहर गाँव के नहीं, नासिक हो गए ना। साबुन ठीक है? हाँ साबुन ठीक है ना, साबुन भी रहे अपने ग्रामीण साबुन। यहाँ से निकलकर अधिकारीगण आसपास के इलाकों के कई क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया और व्यवस्था का जायजा लेकर जहाँ भी कुछ कमी देखी गई उसे दुरुस्त करने का निर्देश संबंधित लोगों को दिया। सर एक चापाकल खुल गया है, क्योंकि सर कम मिल रहा है, तो साथ वाला सब खराब हो गया है। पानी की समस्या है, पानी का बहुत समस्या हम लोगों को जैसे 2-4 दिन हुआ है ना, वो के बाद आके टाइट करता है, इसलिए वो चापाकल खुलवाए खुल बनाएंगे, लेकिन उसका पाइप पूरा खराब हो गया। कम से कम डिस्टेंस एक हाथ का होना चाहिए। ये रखी तो इसी गाँव के हैं। इस गाँव में जितने भी लोग बाहर से आए हुए हैं, सब लोग यहीं पे आ गए। किसी गाँव में थोड़ा आदमी सर देखिए, वहाँ कैंप लगल है, वहाँ पर वाला सर 11 दिन पूरा है, बोले आर्मी टेंट लगा दीजिए, हाँ सर। सुरक्षित रहे, महफूज रहे। जरूरी यही है कि ये लोग गाँव आ चुके हैं, गाँव में ही स्कूल नहीं है, आप लोग 14 दिन के जितना व्यवस्था करने को करेंगे, लेकिन कुछ नहीं जाना ले जाइए। शायद पता नहीं आपका भविष्य यहाँ तो काफ़ी सारे लोग हैं।
तक कुल 35,000 से अधिक श्रमिकों की घर वापसी हो चुकी है और प्रत्येक दिन 5 से 6,000 की संख्या में लोग विभिन्न राज्यों विभिन्न ज़िलों जैसे सूरत, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर आदि से लौट रहे हैं। और स्थापित ICMR और भारत सरकार के नियमों के अनुसार उन्हें अगर एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, अगर कोई लक्षण नहीं है तो होम क्वारंटाइन करने का प्रावधान है। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में होम क्वारंटाइन की उचित व्यवस्थाएं नहीं है। लोगों के पास छोटे घर होते हैं, उसमें कमरों की संख्याएं कम होती हैं, तो बाहर से आए लोगों के लिए बहुत संभव नहीं होता है कि अपने घर में बिल्कुल अलग कमरे में रह पाएँ। इसीलिए हम लोग का यह प्रयास है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो 35,000 हैं या आगे आने वाले दिनों में जितने भी श्रमिक लोग रहेंगे, उन सभी को घर पे न रखते हुए उन्हीं के घर के समीप जो सबसे नज़दीक में विद्यालय है वहीं पर उनको रखा जाए और उसी विद्यालय में शौचालय के लिए व्यवस्था, पीने के पानी के लिए व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं की जाएं और सामाजिक पुलिसिंग के माध्यम से ही प्रोत्साहित किया जाए सभी लोगों को जो भी बाहर से हैं कि वो स्वतः अपने घरों से निकल कर आकर अपने 14 दिनों की पूर्ति इन विद्यालयों में या फिर पंचायत भवन या किसी भी अन्य सामुदायिक भवन में करें। जो भी व्यवस्थाएं हैं वह ग्रामीण क्षेत्र में ही संभव हो जाए, जैसे कि उन्हें ऐसा नहीं लगे कि वो कहीं बहुत दूर हैं और उन्हें अब अपने घर जाना है। तो अभी पूरे ज़िले के सभी पंचायतों के सभी विद्यालयों को खोला गया है, वहाँ पर व्यवस्थाएँ की जा रही हैं और ये देखने में आया है कि ग्रामीण जनता का स्वतः इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है, चाहे वो पंचायत के मुखिया हों, ग्राम सभा के लोग एवं पंचायत समिति के लोग हों, सभी ने आपस में रेजोल्यूशन लेकर ही निर्णय लिया है और सभी अब हर एक घर में जाकर ही प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं और इसी चीज़ की आवश्यकता है आज के डेट में। याद रखिए, यह अकेले सरकार प्रशासन के बस की चीज़ नहीं थी। इस कोरोना संकट से अगर निपटना है तो पूरे देशवासियों को सामने आना होगा और ये बहुत अच्छी पहल है कि ग्रामीण स्वतः इसमें प्रोत्साहित होकर खुद से एक कदम आगे बढ़ाकर सहयोग प्रदान कर रहे हैं और जैसे ही लोगों के 14 दिन की क्वारंटाइन पूरा होता है उसके बाद वह स्वतंत्र हैं, अपने घर जा सकते हैं। उद्देश्य यही था कि यहाँ आने के बाद कुछ दिनों के लिए उनका फेमिलराइजेशन तुरंत घर में नहीं हो, घर के लोगों से मिलना जुलना, गाँव के लोगों से मिलना जुलना कम हो, यहाँ 14 दिन बिता लें और उसके बाद जब बॉडी स्वतः इम्यूनिटी डेवलप कर लें तो जाने। अभी तक 5 तारीख के बाद से जब से ट्रेन्स का और बस के आने का सिलसिला शुरू हुआ है और राज्य सरकार ने स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स बना लिए हैं मज़दूरों के लौटने के लिए, उसके बाद से 35,000 लोग लौट चुके हैं। आगे आने वाले दिनों में भी हम इतनी ही संख्या और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये संख्या 70 से 75,000 हो सकती है और अगले 15-20 दिनों तक अनुमानित है कि सभी लोग घर वापस। कई पंचायतों का सर क्वारंटाइन का सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं सर, कैसा लोगों का हाल? देखिए, हम लोग का यही प्रयास है कि क्वारंटाइन सेंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड हों, बिल्कुल गांव के लोगों के विद्यालय हों, पंचायत भवन हो, सामुदायिक भवन हो, ताकि आने वाले लोगों को ऐसा नहीं लगे कि वो बहुत दूर हैं। अगर हम उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में किसी जगह पर ठहराते हैं तो वहाँ पर उनको नहीं रहने की इच्छा होती है, उनको लगता है कि हम गांव से बहुत दूर हैं, अतः शिकायतें होती हैं, तुरंत वहाँ से भागने की उनकी जद्दोजहद शुरू हो जाती है। जब वो अपने गांव के ही नज़दीक में जहाँ से उनका घर थोड़ा दूर है तो एक मानसिक रूप से भी वह यह सोचते हैं कि हम अपने गाँव में ही, ऐसी कोई बात नहीं है और यहाँ पर फिर वो स्वतः प्रोत्साहित होकर रहते हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी ग्रामीण स्तर पर हो जाती है तो बहुत अलग थलग रहने जैसा उनका जो डर है, जो इस प्रकार का भय है, वो भी नहीं रहता। अभी सर कई पंचायतों का निरीक्षण किया गया क्वारंटाइन सेंटर का, सर क्या दिशा निर्देश दिया गया सर? पिछले सप्ताह में ज़िले में लगभग 35,000 से ऊपर प्रवासी श्रमिक ज़िले में आए हैं और उसके कारण क्योंकि लोग हॉट स्पॉट से आए हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक शंका और संदेह की स्थिति भी है। तो इस परिस्थिति में कैसे लॉकडाउन का अनुपालन हो, कैसे लोग क्वारंटाइन में रहे और कैसे लोग कोरोना के खिलाफ जो जंग है इसमें एक साथ मिल के एक साथ रह के इस बीमारी को टैकल कर सकें, इस प्रयत्न में हम लोग लगातार लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। बहुत सारे स्तर पर सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कहीं पे पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से जन जागरूकता चलाए जा रहे हैं, कहीं कहीं पे पेट्रोलिंग की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी गई है और कहीं पे माइकिंग अनाउंसमेंट भी कराए जा रहे हैं कि लोग लॉकडाउन को समझें, इसकी महत्ता को समझें और कैसे इस बीमारी से बचें। इस संदर्भ में लगातार लोग अपील की जा रही है। जहाँ कहीं भी ऐसा लगता है कि लोग इसको अनुपालन को लेकर गंभीर नहीं है, वहाँ पे पुलिस एफआईआर की प्रक्रिया भी जारी रखी है। कुल मिला के जिले में अभी तक 100 से ऊपर एफआईआर किया जा चुका है।
थैंक यू। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए गिरिडीह में एक साथ कई योजनाओं को स्वीकृति मिल गई है। इन योजनाओं के लिए 75% राशि भी विमुक्त कर दी गई है। इस बाबत डीसी राहुल सिन्हा ने सभी बीडीओ अभियंताओं को युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ करने के आदेश दिए हैं। गिरिडीह जिला प्रशासन देश में जारी लॉकडाउन के बीच में प्रवासी मजदूरों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा और उप विकास आयुक्त मुकुंद दास ने गिरिडीह के मजदूरों के लिए एक साथ कई योजनाओं को शुरू करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। गिरिडीह डीसी ने योजनाओं की स्वीकृति के साथ ही 75% राशि साथ साथ विमुक्त कर दी है। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने सभी बीडीओ अभियंताओं को कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ करने का आदेश दिया है। उप विकास आयुक्त मुकुंद दास ने बताया कि गिरिडीह जिले के सभी 13 प्रखंडों में 5400 मनरेगा की योजना प्रारंभ की गई है। अनाबद्ध से योजनाएं लाई गई हैं। प्रधानमंत्री आवास निर्माण की शुरुआत हो गई है। श्री दास ने बताया कि गिरिडीह में मजदूरों को रोजगार देने के लिए 7 करोड़ 80 लाख रुपए की योजना चल रही है। वर्तमान में मनरेगा के तहत 5400 योजनाएं चल रही है और ये 2 करोड़ की योजनाएं हैं। जो 2 करोड़ का काम मनरेगा से चल रहा है। जिले में अन्य योजनाएं जो विशेष केंद्रीय सहायता है, अनाबद्ध निधि है, उससे 2 करोड़ 80 लाख और प्रधानमंत्री आवास योजना की वर्तमान में जो काम चल रहा है उसमें 3 करोड़, तो 7 करोड़ 80 लाख की योजनाएं अभी चल रही है, जिससे लोगों को रोजगार मुहैया हो रहा है। बहुत जल्द कोविड-19 टेस्ट गिरिडीह के सदर अस्पताल में होगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस बाबत सिविल सर्जन अवधेश सिन्हा ने बताया कि लैब टेस्टिंग मशीन को इंस्टॉल करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द जांच प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। लॉकडाउन के बीच गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीजों की जाँच अब शहर के सदर अस्पताल में करने का निर्णय लिया है। शनिवार से इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई। लैब टेस्टिंग खोलने को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश सिन्हा ने चिकित्सा पदाधिकारियों और लैब टेक्नीशियनों के साथ घंटों बैठक कर लैब खोलने की रणनीति बनाई। फिलहाल जो फॉर्मूला बनाया गया है उसके अनुसार कोरोना के गंभीर मरीजों का जांच ही सदर अस्पताल के इस लैब में किया जाएगा। जांच के लिए जरूरत की मशीन, उपकरण और किट स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। शनिवार से मशीन को इंस्टॉल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। मशीन को इंस्टॉल करने में 2 दिन का वक्त लग सकता है। यही नहीं, अस्पताल के जिस कक्ष में टेस्टिंग लैब खोला जा रहा है उसका सफाई कार्य शुरू कर दिया गया है। बताया गया कि कोरोना के लैब को पूरी तरह से सुरक्षित करने और इसका संक्रमण को रोकने के लिए लैब को अत्याधुनिक तरीके से तैयार किया जा रहा है। लैब के जिस कमरे में कोरोना के सैंपल की जांच की जाएगी उस हिस्से को शीशे से कवर किया जा रहा है। इसमें 2 लैब टेक्नीशियनों को जाने की अनुमति होगी। इस दौरान तीसरा कोई जाएगा तो उसे पीपीई किट पहनकर ही भीतर जाना होगा। क्या खुलने जा रहा है? ये ट्रू नट जांच करने वाला हम व्यवस्था कर रहे हैं। ट्रू नट जांच वही है जो कोविड-19 में अगर कोई इमरजेंसी में आ गया हमारे पास प्रेग्नेंट लेडी तो उसको जांच करके देखें कि नेगेटिव है कि नहीं है। अगर नेगेटिव है तो उसका इलाज होगा, पॉजिटिव है तो उसका फिर हम लोग उसका अलग व्यवस्था करेंगे। ये लेब चालू कब से हो जाएगा? ये अभी हम इंस्टॉल करने के बाद बताएंगे। इंस्टॉल आज अगर हो जाता है, सामान आ जाता है तो हम फिर बताएंगे चालू मतलब अगले 2-3 दिनों में कोरोना का कोविड-19 का टेस्टिंग यहाँ भी हो सकता है? नहीं, सबका टेस्टिंग नहीं होगा। इमरजेंसी केस, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो प्रेगनेंसी वाले। उत्पाद विभाग की टीम ने शनिवार को पचम्बा थाना क्षेत्र के परियाना में छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया गया, वहीं जावा महुआ को नष्ट किया गया। हालांकि छापेमारी से पूर्व ही धंधेबाज फरार हो चुके थे। अवैध शराब निर्माण व बिक्री के विरुद्ध कई दिनों से अभियान चल रहा है। इसको लेकर पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की और भारी मात्रा में महुआ शराब तथा अन्य सामान जब्त किए। मौके पर 4 क्विंटल से अधिक जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया। यह छापेमारी अभियान उत्पाद अधीक्षक अवधेश कुमार सिंह के निर्देश पर विभाग के पुलिस अवर निरीक्षक ललित सोरेन के नेतृत्व में चलाया गया। बताया गया कि उत्पाद विभाग की टीम ने पचम्बा थाना क्षेत्र के परियाना गांव स्थित
मुरली मंडल व फुलवा देवी के घर पर छापेमारी की, लेकिन पुलिस के आने की भनक लगते ही सभी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अवैध रूप से निर्मित महुआ शराब को जब्त व जावा महुआ को नष्ट किया। इसके बाद टीम ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदडीहा स्थित किसुन पासी, बबलू पासी, सुंदर पासी, भोकन पासी व डमरू राय के घर पर छापेमारी की, लेकिन टीम के यहां पहुंचने से पहले ही सभी फरार हो गए। टीम के सदस्यों ने यहां से भी अवैध महुआ को जब्त करते हुए जावा महुआ को नष्ट कर दिया। उत्पाद विभाग 7 आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई में जुट गई है। अन्य प्रदेशों से गिरिडीह के लोग लगातार लौट रहे हैं और सदर अस्पताल पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवा रहे हैं। शनिवार को भी स्वास्थ्य जांच कराने वालों की भीड़ सदर अस्पताल में देखी गई। तमाम लोगों ने कतारबद्ध होकर अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। अन्य प्रदेशों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों और अन्य आगंतुकों की वजह से लगातार सदर अस्पताल में जांच कराने वालों की भीड़ जुट रही है। शनिवार को भी भारी संख्या में लोग सदर अस्पताल पहुंचे और कतारबद्ध होकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। बताया गया कि कोरोना महामारी को देखते हुए ज्यादातर लोग खुद ही सदर अस्पताल पहुंचकर जांच करवा रहे हैं। वहीं कई लोग अपने गांव मोहल्ले के लोगों को दबाव में आकर अपना टेस्ट करवा रहे हैं। बताया गया कि गिरिडीह ग्रीन जोन से वापस ऑरेंज जोन में आ चुका है और अब रेड जोन की तरफ अग्रसर होता दिख रहा है। बताया गया कि बारी बारी से 11 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान यहां हो चुकी है। इनमें से अधिकतर अन्य प्रदेशों से लौटे लोग ही हैं। इस वजह से बाहर से आ रहे तमाम लोग एहतियातन अस्पताल पहुंचकर अपना अपना टेस्ट करवा रहे हैं। आजसू छात्र संघ ने प्रेस वार्ता कर गिरिडीह उपायुक्त एवं शिक्षा पदाधिकारी से निजी विद्यालयों के शुल्क माफ करने की मांग की है। साथ ही विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के कुलपति से छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस तथा स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाने की मांग की है। आजसू छात्र संघ के द्वारा शुल्क माफी एवं यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस को लेकर शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। बताते चले कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण घोषित देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि में निजी विद्यालयों के द्वारा शिक्षण शुल्क न लिए जाने को लेकर आजसू छात्र संघ पहले से भी मुखर रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आजसू छात्र संघ ने गिरिडीह उपायुक्त एवं शिक्षा पदाधिकारी से शिक्षण शुल्क निजी विद्यालयों के द्वारा नहीं लिए जाने की मांग की है। इस बाबत विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वरीय उपाध्यक्ष तनवीर हसन ने कहा कि शिक्षा मंत्री और राज्य सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे ताकि छात्रों के परिजनों को राहत मिल सके। यहाँ पूर्व छात्र संघ सचिव अमित यादव ने कहा कि जल्द से जल्द सरकार अपनी मंशा साफ करके शुल्क माफी की घोषणा करे। इन्होंने मांग किया कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय से निवेदन है कि छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस तथा स्टडी मटेरियल की व्यवस्था की जाए ताकि आने वाले दिनों में जब भी लॉकडाउन खुलेगी और सत्र को नियमित करने के लिए अनेकों प्रकार की परीक्षाएं ली जाएंगी, उस समय छात्रों को परेशानियां ना हो। मौके पर तनवीर हसन, अमित यादव के अलावे धर्मेंद्र यादव, सौरभ यादव, सुनील दास, सोमनाथ यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। आज आजसू छात्र संघ के द्वारा जितने भी प्राइवेट स्कूलों में जो फीस की उगाही के लिए जो बार बार द्वारा या तो किसी के द्वारा जो भेजा जा रहा है उसके खिलाफ हम लोग मोर्चा खोलने का काम कर रहे हैं। आए दिन देखने को मिल रहा है कि अभी नया एडमिशन लेने के बावजूद उसे हर स्कूल से फी के रूप में 4000 से 5000 करके नोटिस भेजा जा रहा है। लेकिन अभी इस भारत सरकार और झारखंड सरकार के लॉकडाउन होने के कारण लॉकडाउन में बहुत सारी परेशानियां हैं, जिससे अभिभावकगण इससे बहुत सारी दिक्कत हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की मनमानी रवैया जो स्कूलों के द्वारा अपनाई जा रही है, ये सरासर गलत है। अभी सभी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है और आए दिन हम लोग सरकार के द्वारा बार बार
ये निवेदन किया जा रहा है कि आप स्कूल से फी नहीं लें, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री के द्वारा इस प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं आया है जिसके कारण हम लोग 100% बोल सके कि कोई भी स्कूल का फी नहीं लिया जाएगा। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इसके आप जो है इसको क्लियर किया जाए किस प्रकार से, ताकि अभिभावकगण असमंजस की स्थिति में नहीं रहे। डीसी सर के द्वारा हम लोग एक ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे, जिसमें सारे प्रतिलिपि हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक और जो भी है उसे भेजने का काम करेंगे, ताकि अभी सपोर्ट किया जा सके लोगों को। और दूसरी मांग है कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जो अभी किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था नहीं है, स्टडी मटेरियल की व्यवस्था नहीं है, ना ही व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा किसी को पढ़ाया जा रहा है। कोई शिक्षक अपने से व्हाट्सएप ग्रुप बना के पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो वंचित रह जाए पढ़ाई के लिए। तो हम लोग मांग करते हैं कि जितने भी एडमिशन के समय आप मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर लेते हैं, उसके द्वारा आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के सारे छात्रों को उसमें ऐड करके आप उसे स्टडी मटेरियल प्रदान करें और ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था किया जाए, ताकि छात्रों को परेशानियां नहीं हो और लॉकडाउन में सभी को कोऑपरेट हो सके, ताकि आने वाले भविष्य में जब परीक्षाएं होने वाली है तो वैसी स्थिति में छात्र परेशान नहीं हो। यही हम लोग का मुख्य मांग है। सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश सिन्हा के कार्यालय में शनिवार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डेंगू दिवस मनाया गया। इस दौरान डेंगू के लक्षण और उससे बचाव पर विस्तृत चर्चा की गई। डेंगू दिवस पर गिरिडीह में शनिवार को लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया। गिरिडीह सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिन्हा के कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डेंगू चिकनगुनिया दिवस मनाया गया। सिविल सर्जन ने इस मौके पर कहा कि इस बीमारी का वाहक मच्छर है, कहीं पानी जमा नहीं होने दे और नियमित मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। सिविल सर्जन डॉक्टर सिन्हा ने लोगों से फुल स्लीव शर्ट पहनने की अपील की। उन्होंने कहा कि शरीर ढक कर रहेगा तो मच्छर नहीं काटेगा, कहीं भी गंदा पानी जमा नहीं होने दे, गंदे पानी में ही मच्छर का लार्वा बनता है। मनाते हैं तो डेंगू दिवस इसलिए मनाते हैं कि हम लोग प्रचार प्रसार करें इतना कि उससे बचाव से के तहत किसी को डेंगू ना हो। तो बचाव क्या करना है, इसमें सबसे मच्छर एडिस मच्छर काटने से होता है। तो एडिस मच्छर पैदा ही नहीं ली तो हमारा डेंगू नहीं होगा। और अगर दूसरा बचाव है कि पानी जो जमा रहता है, जहाँ साफ पानी है, फिल्टर का है, फ्रिज का है, सबको बदलते रहें, साफ रखें, चेंज करते रहें, सूखा रखें, ड्राई रखें। घर के अगल बगल भी नली है तो उसको गड्ढा खोल के पानी को उसमें जाने दें, तो मच्छर पैदा नहीं होगा। तो हमारा एक बचाव है। दूसरा बचाव है कि अगर नहीं कर सकते उतना तो फिर मच्छरदानी लगा के सोएं, दिन में भी मच्छर को ना काटें, और गुड नाइट जलाएं जिसको जैसा सामर्थ्य है, ताकि मच्छर ना काटे, हमें डेंगू ना हो। इसकी प्रचार प्रसार हम लोग करें इतना कि डेंगू ना फैले। इसी के लिए हम लोग राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाते हैं। बाकी डिटेल तो डॉक्टर सन्याल साहब ने बता दी, हमारी मैडम गिरिडीह पदाधिकारी ने बता दिया आपको। बस मैं चाहूँगा कि बचाव करें, डेंगू ना हो गिरिडीह जिला में। वायरल डिजीज़ का चूँकि पैरासिटिक डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये एक मच्छर इसकी वाहक बनती है, तो उस मच्छर से मच्छर काटने से बचना होगा। तो मच्छर भी मार नहीं सकेंगे सारे मच्छर को। तो मच्छर जहाँ पनपता है, उसकी लार्वी जहाँ होता है, वो हम यदि होने नहीं दें तब वो मच्छर वाहक नहीं बनेगा और एक से दूसरे में नहीं फैलेगा। इसलिए मच्छर की तादाद को कम किया जाता है पानी जल जमाव को हटा करके। और मच्छर काटने से बचाने के लिए अपने को, जैसे मैडम ने बताया, जो फुल स्लीप ये पहनी है, चूँकि ये दिन में ही ये मच्छर निकलता है, और रात में कम से कम यदि दिन में भी सोते हैं तो मच्छरदानी लगा के सोइए, मॉस्किटो रेपेलेंट का यूज़ कीजिए और जल जमाव से बचाइए। और यदि आपकी बुखार सर्दी खांसी ये हो, प्राइमरी सिम्टम हो, तो आप जाकर के चिकित्सक से जरूर सलाह लीजिए। यदि उनको लगे जो ये डेंगू का लक्षण है तो सही समय पर जांच कराएंगे, उपचार करेंगे। पैनिक होने की कुछ नहीं है, क्योंकि डेंगू हेमरेजिक फीवर जो होती है बहुत कम परसेंटेज में होती है, उसका भी इलाज है, उससे भी डेथ अर्ली हो जाने से डेथ नहीं होगी। जो गांव के स्तर में और सामुदायिक स्तर में ये लोग अपने जनता को, नागरिकों को अवेयर करते हैं, डेंगू के संबंध में, चिकनगुनिया के संबंध में बताते हैं। तो इसे बचाव के लिए बताया जाता है और
जो जो लक्षण होते हैं, यदि बीमारी पकड़ती है तो उसके लिए हम लोग को कहाँ डॉक्टर से कब संपर्क करना है ये सब बताया जाता है। तो ये डेंगू जो है ये एडिस मच्छर, मादा मच्छर से फैलता है, तो जिसके काटने से लोगों में, किसी संक्रमित लोग में बुखार आ सकता है, सिर में दर्द। गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने शनिवार को नावाडीह पंचायत में गरीबों के बीच राशन का वितरण किया। इसके बाद इन्होंने गोरोगांव में क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों से मुलाकात की। गांडे के पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की लगातार मदद कर रहे हैं। शनिवार को प्रोफेसर वर्मा नावाडीह पंचायत अंतर्गत सखैयाबाद उत्तरी भाग गाँव पहुँचे और गरीबों के बीच सूखे राशन के पैकेट का वितरण किया। मौके पर प्रोफेसर वर्मा ने कहा कि वे संकल्पित हैं कि कोरोना महामारी के समय लॉकडाउन की स्थिति में कोई व्यक्ति भूखा न सोए। वितरण के दौरान प्रोफेसर वर्मा ग्रामीणों को कोरोना से बचाव और सुरक्षित रहने के उपाय भी बताए। इन्होंने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने, मुंह को गमछा या रुमाल से ढकने, साबुन से हाथ धोने तथा बुखार, सर्दी, खांसी होने और सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से दिखाने की बात कही। इस अवसर पर गांव के डॉक्टर जनार्दन प्रसाद कुशवाहा, गोपाल प्रसाद वर्मा, अशोक कुमार वर्मा, मगर पंडित समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इधर सखैयाबाद गांव में राशन वितरण के बाद गांडे विधायक प्रोफेसर वर्मा सदर प्रखंड के गोरो गांव पहुंचे और क्वारंटाइन में आंगनबाड़ी केंद्र में रखे गए मजदूरों से मिले। इस दौरान मजदूरों को क्या क्या परेशानी हो रही है इससे वे अवगत हुए। मजदूरों को उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सभी लोगों को संयम के साथ साथ सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस आबादी में जरा सा भी मिस्टेक होगा, अगर जनता अपने से सजग नहीं रहेंगे तो हम लोग नहीं रोक पाएंगे, है कि नहीं? कष्ट जरूर है, हम जान रहे हैं। अब वो जब सूरत में थे उसमें भी आप लोगों को कष्ट था, वहाँ से भी लगातार हमको फोन मिल रहा था कि हम एक ही कमरा में, छोटा सा कमरा में 15 लोग हैं, 10 लोग हैं, हम लोग को निकालिए। कोई कहा कि हम लोग को भोजन की व्यवस्था करवाइए, तो हम लोग वहाँ लोकल एमपी से बात करके और लोकल पदाधिकारी से बात करके भोजन का व्यवस्था करने का संसाधन उपलब्ध करवाए थे। भोजन मिल भी रहा था, जहाँ जहाँ हमको फोन आया तो हम लोग बात कोशिश किए थे, तो भोजन लगभग लोगों को मिल जा रहा था, मिल जाता। पर समस्या था कि बहुत संकीर्ण अवस्था में रहना पड़ रहा था, छोटे से कमरा रहना पड़ रहा था, और इसलिए सरकार ने भी फैसला लिया कि नहीं, सबको वापस लाना चाहिए। सबको वापस लाया जा रहा है, लगातार ट्रेन चलाया जा रहा है, सब लोग आ जाएँ। और आ करके खाली बस आप लोग से भी हम लोग मिलने इसलिए भी आए कि आप लोग ठीक ठाक से रह रहे हैं और पूरा गांव को सुरक्षित रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। एक आप लोग मदनपुरा कहानी शायद सुने होंगे कि एक आदमी को संक्रमण था, वो आया, किसी को नहीं बताया और घर में चला गया, उसकी पत्नी को भी होगी निकल गया, सुने होंगे। तो और उसके घर में अब और जाँच चल रहा है, उसके घर में उसका और बेटा का और भतीजा का और लोग अभी अब जाँच हो रहा है। और देखिए नहीं निकले, हम लोग चाहते हैं कि नहीं निकले, परंतु समस्या होती है, ये संक्रमण का चीज़ है। तो ये सब सारा चीज़ था। अभी हम लोग को भगवानंद जी, विकास जी वगैरह से बातचीत हुआ था, इसलिए हम लोग बोले मिलने चले आते हैं, इसलिए आप लोग से मिलने चले आए थे। और फिर जो भी होगा हम लोग फिर आगे भी, हम लोग को भी अच्छा लगा। जी जी जी। मुंबई के धारावी से लौटे एक मजदूर की मौत रोशन टुंडा में संदेहास्पद स्थिति में हो गई। मजदूर की मौत से उसके कोरोना संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है और गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। मामले की जानकारी डुमरी एसडीएम और निमिया घाट पुलिस को भी दे दी गई है। निमिया घाट थाना क्षेत्र के रोशना टुंडा में मुंबई के धारावी से लौटे एक प्रवासी मजदूर की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक काफी समय से मुंबई के रेड जोन धारावी में रहकर मजदूरी का काम किया करता था और शुक्रवार की रात वह बस से कई अन्य प्रवासी मजदूरों के साथ घर लौटा था, लेकिन बस से उतरकर घर जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि परिजन घर में आकर मौत होने की बात बता रहे हैं। फिलहाल गांव वाले कोरोना संक्रमित होने की आशंका जता रहे हैं, जिसके कारण गांव में दहशत का माहौल है और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं गांव वालों ने इसकी जानकारी डुमरी एसडीएम सहित निमिया घाट पुलिस को दी है, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, यह जांच का विषय बना हुआ है कि मजदूर की मौत किस कारण से हुई है। हुआ था, कहाँ रहते थे ये मुंबई में? कब आए थे? कल सामने। कैसे आए थे? कोई बस वगैरह से आया था। अच्छा, क्या हुआ था? क्या हुआ मैंने कैसे इनकी मौत हुई थी? घर आया, उसके बाद थोड़ा सा इसका मतलब बस में आया तो थोड़ा सा परेशानी हुआ, उसके लिए जब घर आया तो 1-2 घंटा रहा, फिर ये अच्छा,
कुछ बता रहे थे, कोई परेशानी वगैरह भी बता रहे थे? अब परेशानी सीने में बता रहा था, दर्द सीने में प्रॉब्लम बता रहा था। पेपथी में दिया, इसका जांच हुआ था वहाँ पे, वो बताएगा, पेपर में ही बताएगा उसका सारा कुछ। मुंबई में कहाँ रहते थे? मुंबई में कहाँ रहते थे, ये दिया हुआ उसमें पेपर में, टोटल दिए हुए। ठीक है, कितना दिन से रहता था मुंबई में? ये रहता था बहुत दिन से। अन्य प्रदेशों में फंसे गिरिडीह के लोग लगातार वापस लौट रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करवाते हुए जिला प्रशासन द्वारा लगभग 2300 श्रमिकों को सकुशल वापस लाया गया। इस दौरान सभी के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में लॉकडाउन की अवधि में जिले के गरीब श्रमिक मजदूर जो विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, सभी को उनके गृह जिला लाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को गिरिडीह जिले के 2309 श्रमिकों को विभिन्न राज्यों और जिलों से बस एवं ट्रेन के माध्यम से उनके गृह जिला लाया गया। बाहर से आने वाले श्रमिक सूरत, गुजरात, तेलंगाना, हैदराबाद, बेंगलुरु, पलामू एवं अन्य स्थानों से थे। बताया गया कि बाहर के राज्यों से आने वालों में आज 2309 लोग थे तथा 5 मई से अभी तक गिरिडीह जिला के 34,979 लोग आ चुके हैं। जिला प्रशासन के द्वारा सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए सभी श्रमिकों को सकुशल गृह जिला लाया गया। गृह जिला आने के पश्चात सभी श्रमिकों के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। श्रमिकों ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन को शुक्रिया अदा किया।